अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल Video Karaji TLP leader Saad Rizvi was reportedly injured during clashes. मेजर रेड मेजर गोरवारे की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, अली सख्याली पाल। सो गाइस लेट्स Cheers, producer. सॉरी चीयर्स सर। And music. धुन पेश किया जाए। Cheers. Nice cup of coffee early in the morning. या This one. हाँ, बताओ. सर, पाकिस्तान में तो तालिबान के साथ जो चल रहा है तो चल ही रहा है। ताली बजा रहा है तालिबान. तालिबान तो तालिबान पाट दो गाल रख के बीच में चट 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 वो चल रहा है। उसका कवरेज तो शाम को मिलेगा ही डिटेल में। मैं जानना चाहता हूं तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट के बारे में। मीडिया के कुछ विंग हैं और सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है जो कि है तो बहुत बड़ी खबर मेरी नजर में। साद रिजवी को गोली लग गई है प्रोटेस्ट के दौरान। पहले आप ये बताइए लोगों को कि साद रिजवी है कौन? साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सर्वे सर्वा हैं, सीधे शब्दों में बोले तो। ही इज अ बॉस. ही इज द बॉस ऑफ तहरीक लब्बैक. तहरीक लब्बैक एक राइट विंग इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल पॉलिटिकल और हाईली रेडिकलाइज्ड, लेकिन टेररिज्म में अभी इतनी शामिल नहीं हुई वो. तो प्लीज डोंट. एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तहरीक लब्बैक है, वो अलग है. तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है, क्योंकि इंडियन व्यूअर्स को कभी को कंफ्यूजन हो जाए कि टीटीपी टीएलपी. हाँ, एक कंफ्यूजन मैं भी यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने तहरीक लब्बैक को राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन कहा, ये क्लियर कर दीजिए सर, उसके बाद आगे चलते हैं। नहीं, व्हेन आई से राइट विंग, it's a highly radical Islamist extreme right wing. एक राइट विंग होना, लेफ्ट विंग होना, सेंटरिस्ट होना कोई गलत नहीं है जी। किसी भी फिलॉसफी को अगर आप एक्सट्रीम ले जाएंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है. पॉइंट. दूध सेहत के लिए अच्छा है, ये सब जानते हैं. अगर आप 3 लीटर दूध पी लोगे आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना. लोग कहते हैं ना पचा नहीं पाते जी. प्योर मिल्क जो है, शुद्ध दूध लोग पचा नहीं पाते, ऐसा कहते हैं ना गाँव में लोग कि साहब शहर वाले शुद्ध. क्यों? क्योंकि आपका पाचन वैसे बन रखा है कि जब तक उसमें पानी ना डालें, मिलावट ना डालें, आपको पचे ना. आप गाँव वाला दूध पी लिया, पेट पैक हो गया आपका. वही चीज है. कोई भी जो आइडियोलॉजी है, व्हेन यू टेक इट टू एक्सट्रीम लेवल्स, तो मेरा राइट विंग कहना उसको गलत है. आई थिंक इट्स एक रेडिकल ऑर्गन. बहरहाल ये जो लोग कहते हैं कि साद रिजवी को गोली, अब मुझे नहीं पता मारी कि नहीं मारी, आई एम नॉट श्योर. मेरे पास ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है. लेकिन अगर ये गोली लगी है, अगर, तो पहली बात तो बहुत सीरियस खबर है. बहुत सीरियस खबर है और इसके रिपरकशंस लॉन्ग टर्म होंगे. क्योंकि देखिए ना, अब इशू क्या है कि पब्लिक का सेंटिमेंट साद रिजवी के साथ है, चाहे वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करें ना करें. अब ये बताइए कि सेंटिमेंट क्यों है उसके साथ. कारण ये है कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ साद रिजवी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गाजा एंड फिलिस्तीन. ये जो मार्च लगा है, ये मार्च क्या है? ये पाकिस्तान में कि हम यूएस एम्बेसी जाएंगे. स्टोरी तो वही है. वही. हम यूएस एम्बेसी का घेराव करेंगे, उसको चारों तरफ से घेरेंगे यूएस एम्बेसी को, और हम प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. और हम लोग एक और काम करेंगे भाई, छोटा सा, ठीक है, हम बोलेंगे कि साहब फिलिस्तीन जिंदाबाद है, गाजा के लोग जो वहां पे मर गए हैं हम उनकी याद में ये करेंगे. अब ये सब पाकिस्तान के, आप यहां पे देखें ना, आपने जब व्हाइट हाउस में खाना खा लिया, तो आपको क्या लगा कि ट्रंप उस खाने का बिल आपके घर नहीं भेजेगा? क्या आपको यह गलतफहमी है? इसमें 2-3 चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है. सबसे पहली बात, राइट, पाकिस्तान जो, हर एक पाकिस्तानी आंसू बहाता है गाजा के लिए, हर एक पाकिस्तानी फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहाता है. उन्हीं के जनरल ने हजारों मार दिए, वो छोड़ दो, वो पुरानी चीज है, हम उस पर दोबारा नहीं जाएंगे. लेकिन पाकिस्तान आंसू बहाता है. हर एक पाकिस्तानी कहता है कि भाई गजा के लोग और फिलिस्तीन के लोग हमारे दिल के बड़े करीब हैं और एक दिन वो जरूर आजाद होंगे इंशाल्लाह. ये सारे के सारे डायलॉग हर एक पाकिस्तानी मारते हैं. लेकिन पाकिस्तान में आप फिलिस्तीनियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते.
क्या ये 420 है कि नहीं है, क्या ये दोगलापन है कि नहीं है। साद रिजवी ने ये तो नहीं बोला था कि मैं आग लगा दूंगा पाकिस्तान में, उसने तो बोला कि भाई हम अब आप अमेरिकन एम्बेसी के पास जाने नहीं दे सकते, क्योंकि यूएस एम्बेसी ने फोन करके बोला होगा। किसको? मुनीर को। मुनीर को कि मुनीर तुमने खाना खाया उसका बिल देने का वक्त आ गया है, गोली मारो, घोड़ा के पास ये लोग नहीं आने चाहिए, घोड़ा साहब अंदर बैठा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के बैठा हुआ यार अंदर, मुनीर बेच चुका अपना जमीन। आप ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप ये बोलो कि हम यूएस एम्बेसी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में जिसमें 25 करोड़ लोग हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आप फिलिस्तीन के बारे में बात करोगे तो जूते पड़ेंगे पाकिस्तान में। फिलिस्तीन के बारे में जिसने रैली निकाली, कुछ करा, उसको पड़े जूते, अच्छे वाले भिगा भिगा के मारते हैं पाकिस्तानी जूते फिलिस्तीन। चलो फिलिस्तीन को भी आप कोने में रखो, आप एक एंटी इजराइल रैली नहीं निकाल सकते पाकिस्तान में। आप 10,000 बंदे इकट्ठा करो, लाखों की मारो गोली, 10,000 बंदे फ्री बैठे हैं पाकिस्तानी, 10,000 पाकिस्तानियों की क्या वैल्यू है। लगाओ बीच इस्लामाबाद में बोलना, डी चौक तक जाएंगे और ये बंदे जाएंगे 10,000, जो कि सिर्फ वो फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे, वो आलम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे हमला कर दो, वो सिर्फ इजराइल के झंडे वहां पे उसको जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नेतन्याहू के पुतले को 10 नहीं निकालने दिया जाएगा। 57 मुस्लिम कंट्रीज का रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां पे 57 मुस्लिम कंट्रीज का रिकॉर्ड है कि वो लोग कुछ भी करें, उनके हुक्मरान कुछ भी बोलें, आप नहीं कर सकते। पानी उबलेगा तो चाय पत्ती पड़ेगी, तो रंग भी तो बदलेगा। बिल्कुल। इसने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो बोला इसने, प्रोड्यूसर ने। कोई बात नहीं प्रोड्यूसर, यही पे मेरा दिल दुखेगा बस। शिट। हाँ कोई बात नहीं सर। एक खबर आ रही है कि टीएलपी प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके सपोर्ट में पाकिस्तान की जो पुलिस है उसमें सर वो हो गया, विद्रोह टाइप हो गया है यार। देखो सर, वो कौन था, वो पंजाब का गवर्नर तासीर को मार दिया, उसके बॉडीगार्ड ने, पुलिस वाला तो था वो पंजाब पुलिस। इनकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस रेडिकलाइज हो चुकी हैं, इनकी पाकिस्तानी फौज रेडिकलाइज है, इनकी शक्लें देखो तुम्हें पता लग जाएगा यार, सारे के सारे ओसामा जैसे लगते हैं वहां पे, लादेन जैसे। आप इनकी पुलिस देखो, सब तो रेडिकलाइज हो रखे हैं वहां पे, सब रेडिकलाइज हो रखे हैं भाई। पॉइंट है सर। ये जो भी ब्लास्फेमी अक्यूज्ड है उसको थाने में ले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये थाने से भाग जाते हैं, जब भीड़ आती है थाने से भाग जाते हैं, भीड़ निकाल के बंदे को मार देती है जान से। ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान, आप कुछ नहीं कर सकते इसका, ये बड़ा बहुत ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान, इट्स वेरी कॉमन। तो ये जो कहना पुलिस में लोगों को ये शायद नहीं पता है, मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट था और आर्मी चीफ था, जब मार्शल लॉ हो चुका था पाकिस्तान में, और जब मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे हमला करवाया, एक इस्लामाबाद के बीच में लाल मस्जिद है, जब वहां पे लोग आ गए थे मिलिटेंट्स ने, और वहां के जो तालिब इल्म थे वहां के, उसके अंदर जो स्टूडेंट थे उनके पास रॉकेट लॉन्चर थे, और उनके पास ये पढ़ाई होती वहां पे, रॉकेट लॉन्चर थे उनके पास, और AK-47 थी, स्नाइपर राइफल और IED और ग्रेनेड, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे थे वो लोग, और उनका सब कुछ चल रहा था मामला। तो भैया साफ सीधी बात है, उसके बाद 4-5 पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरमैन ने, जो वर्दीधारी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग, सर्विंग पाकिस्तानी एयरफोर्स में, उन लोगों ने मंसूबा बनाया मुशर्रफ का असैसिनेशन का। दे सेड कि हम इसको मार देंगे क्योंकि इसने लाल मस्जिद के ऊपर हमला करा। पाकिस्तान में जो रिलीजन है ना, जिसको पाकिस्तान समझ रहा था कि बहुत बड़ा एसेट है रिलीजन फॉलो करना, और उन्होंने और उस पर एक्सेलेटर पे पैर दबाया कि और हमारी ताकत है नहीं। अब पाकिस्तान में इसके ऊपर लड़ाई हो रही है कि हु इज अ ट्रू मुस्लिम, हु इज अ ट्रू मुस्लिम, इसके ऊपर लड़ाई हो रही है। वो कह रहा है कि नहीं असली मुसलमान मैं हूं, कह रहा नहीं मैं हूं, और आपस में एक दूसरे के मस्जिदों में ग्रेनेड फेंक रहे हैं। तो भाई इन्होंने वेपनाइज करा इस्लाम को, इन्होंने वेपनाइज कर दिया, ठीक है। और इस्लाम की एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो बडी कैन, नॉट इवन कोई सामने आ जाए, कोई बहुत इस्लाम का माहिर जो है पढ़ने लिखने का, कोई बहुत ही फाजिल, कोई एजुकेटेड टाइप दानिशमंद इंसान आ जाए और मुझसे बहस कर ले। इस्लाम की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और ये जो होना है आपस में, ये तो आप ये कह रहे हो कि TLP को लेके जो पाकिस्तान में फर्क पड़ गया पुलिस डिपार्टमेंट में, फौज में भी फर्क पड़ेगा यार, हर जगह। ये तो घुसे हुए हर जगह। TLP के मेंबर्स कौन से हैं?
कौन है तहरीक लब्बैक के? कोई पाकिस्तानी फौज का कोई जेसी होगा, सूबेदार या कोई सिपाही होगा, दे विल बी मेंबर्स ऑफ टीएलपी। रेडिकलाइजेशन तो है उनके दिमाग में। फिर बात तो सही है। ये सब तो चल रहा है, लेकिन आपने एक बात कही थी जी, जब अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत के आया था, इसको बर्बाद मत कर देना। पाकिस्तानी बोले वाह मेजर साहब क्या बात कही, तुरंत करते हैं। वो वीडियो है? हाँ हाँ हाँ, हाँ? हाँ। जरा चलाएंगे, एकदम पेश किया जाए। मैंने बहुत पहले बोला था अपने कुछ दिन पहले की बात है, बहुत पहले तो नहीं, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये जो बंदा आया है ना आपका नदीम, ये बड़ा प्रेशियस है, इसको बचा के रखना, इसका बेड़ा गर्क मत कर देना, क्योंकि तुम लोगों की कौमी आदत है, तुम्हें अगर कोई हीरा मिल जाए गलती से तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो पहले हीरे को तोड़ने की कोशिश करते हो, हीरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो, और वो ना टूटा, और फिर भी उसने ऐसा कुछ काम करा, पूरी पाकिस्तानी कौम जिससे खुश हो गई, फिर तुम उस हीरे को बर्बाद करने की दोबारा कोशिश करोगे। ये तुम्हारी कौमी आदत है। अब सो इन्होंने क्या बोला कि आपने बोला, इन्होंने तुरंत माना और उसको एक टेररिस्ट के साथ बिठा दिया। फिर भी भाई ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक रखी। अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में बाहर हो गया था, उसने 9वें नंबर पे था। वो ठीक है, वो तो चलिए परफॉर्मेंस है, कभी कभी होता है, सबके साथ। आपका नीरज चोपड़ा भी बाहर हुआ था, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, दैट्स अ गेम। भाइयों ने कहा कि यार ये मजा नहीं आ रहा है, लेट्स डू सम मोर एक्शन। भाइयों ने सलमान इकबाल करके, जो अरशद का मेंटर और कोच हुआ करता था, उसको निकाल दिया, उसको लाइव पैन लगा दिया। कह रहा ना रहेगा कोच, ना रहेगा अरशद कोचिंग, नदीम, सीधे तबाह करो, जड़ काट दो, जड़ में मट्ठा डाल दो, चाणक्य वाला। एथलेटिक्स फेडरेशन से उसके ऊपर लगा दिया है, उसको पेनलाइज किया गया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस, और वो किसी भी एथलेटिक एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकता है। पंजाब, और ऑब्वियसली पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन ने लगाया है, बोला कि ग्रेनेड फेंकने की जगह पे भाला फेंक रहे हो तुम, कैंसिल करो। मैंने बोला था पाकिस्तानियों को घी हजम नहीं होता, मैं बता रहा हूं। मैंने एक चीज बोली थी बहुत पहले, पता नहीं हमने इस वीडियो में दिखाई नहीं दिखाई, कि इसको बड़ा संभाल के रखना। हाँ बोला था सर, याद है पूरा, है ना, कि ये अरशद नदीम जो है ना, अरशद नदीम क्यों स्पेशल है, ये मैं पाकिस्तानियों को बता दूं। अरशद नदीम इसलिए स्पेशल है, और वो जो ओलंपिक मेडल उसने जीता है उसका हकदार 100% है। इवन नीरज चोपड़ा जो कि बहुत हाईली टैलेंटेड है, उसके पहले नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता था, तो नीरज चोपड़ा के सक्सेस में नीरज चोपड़ा का टैलेंट, उसका हार्डवर्क है, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम चलता है। और ये भारत में बड़ा कॉमन है कि इकोसिस्टम चलता है पूरा, यूरोप में जाएगा, इधर जाएगा, वो जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, यहां का कोच है। अरशद नदीम इसलिए स्पेशल है, नॉट कि अरशद नदीम में ऐसा टैलेंट था कि छत फाड़ के आसमान में चला गया। वो जो एक नदी की लहरें होती है ना, उसके बरखिलाफ तैर के जीता है वो। अरशद नदीम वॉन नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम, ही वॉन इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। समंदर के तूफान के बीच से कश्ती निकाल के लाया। उसका जो अरशद नदीम का जो एक अचीवमेंट वाला मामला है ना, वो सबसे लड़के फिर वो लेकर आया है। और जब वो ओलंपिक्स में पहुंचा अरशद नदीम, तब वो 90% अपनी लड़ाई जीत चुका था, क्योंकि उसकी लड़ाई एक्चुअली उसकी लड़ाई कभी उसकी नीरज चोपड़ा के साथ थी नहीं। वो तो कंपटीशन है, वो तो होता है। अरशद नदीम बाहर निकल गया तो नीरज चोपड़ा भी बाहर निकल गया, दोनों ही का तो इसमें हो गया था खेल खत्म। तो दैट्स ओके, वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, 4 और निकल गए, दैट्स ओके, वो अलग चीज है। वो सबसे लड़के अपनी परिस्थितियों की, जो उसकी परिस्थिति को क्या बोलते हैं उर्दू में, जो उसकी सिचुएशन थी उसकी पूरी, उससे लड़के वो बंदा आया है, पूरे सिस्टम से लड़के। सिस्टम उसके साथ नहीं था, सिस्टम उसके खिलाफ था, तब जाके उसने ओलंपिक गोल्ड लिया। और इसलिए मैंने बोला कि इस आदमी को संभाल के रखना यार, क्योंकि अरशद नदीम को देख के 10 और पाकिस्तानी खड़े हो जाएंगे कि हमें आगे अरशद नदीम बनना है। उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और मैंने उस समय भी इनको बोला था कि इनको ऊपर वाले ने फैज अहमद फैज दिया, इनको फैज अहमद फैज समझ में नहीं आया। इनको हबीब जालिब दिया, इनको हबीब जालिब समझ में नहीं आया।
इनको वो दिया, वो नोबल, जिसको नोबल प्राइज मिला था, अहमदी मुस्लिम जो अहमदी मुस्लिम, इनको वो समझ में नहीं आया। इनको इमरान खान दिया, इनको इमरान खान समझ में, उसको जेल में डाल दिया। इनको कोई भला आदमी समझ में नहीं आता पाकिस्तानियों को। अरशद नदीम बेवकूफ़ है, ठीक है। अरशद नदीम सिंपल सा जाए, अब वो ग्लोबल लेवल का सुपरस्टार है, ठीक है, वो ग्लोबल लेवल का सुपरस्टार है। वो जाए दुबई के शेख से और दुबई के शेख को ये बोले कि मैं आपको ओलंपिक में मेडल ला के दूंगा, आप मुझे, और दुबई के शेख के पास अधिकार है, वैसे नहीं देते वो सिटीजनशिप, आप 40-40 साल रहो, आप 40 साल रहो, आपको सिटीजनशिप वो लोग नहीं देते, लेकिन शेख दे सकता है। ही शुड जस्ट लीव, ही शुड जस्ट एग्जिट, क्योंकि यहां वाले लोग उसको खा जाए। यार तुमने उसका कोच खा गया यार, हद ही हो गई मतलब। और अरशद नदीम कौन है? अरशद नदीम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम उसका कोच खा गए। कुछ दिन में ये उसको भी खा जाएंगे। भैया ये अजीब ही लोग हैं यार पाकिस्तानी। इधर सर बाबर आजम को लेके रमीज रजा ने बात बोली है कि अब ये ड्रामा करेगा। हाँ ये बड़ा चल रहा है, क्या है यार? कह रहा है कि एक ऑन एयर किसी शो में बैठा हुआ था, उसने बोला है कि बाबर आजम जो है अब ड्रामे करना शुरू करेगा अपने क्रिकेट के लिए। क्या ड्रामे कर? वो तो शुरू से कर रहा है बाबर आजम ड्रामा का। नया ड्रामा कौन सा करेगा वो? कुछ तो करेगा ही रमीज राजा, कोई पता होगा वो कौन से ड्रामा करने वाला है। खैर, पाकिस्तान में एक बॉलर आया सर, इंसाउल्ला नाम है, हाँ पंजाबी है। भाई ने कहा कि बॉल तो देखो मैं अच्छी फेंक लेता हूँ। उसने 152.65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डिलीवरी डाली है, तो उसका नाम आ गया। क्या नाम है इसका? इंसाउल्ला। देखना, एहसानुल्ला सॉरी, एहसानुल्ला नहीं होगा ये, IHSANULLAH। क्या हुआ? एहसानुल्ला, ईसानुल्ला। एक काम करो, ये है कहाँ का? हाँ ऑब्वियसली नहीं, चेक करो जरा मोबाइल। पंजाब का है सर, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। हो सकता है 99% टाइम सेइंग यू आर राइट, एक बार चेक कर लो। खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा पंजाब बॉर्न है, पता नहीं पंजाब बोर्ड है कि नहीं, आई डोंट नो। देखो दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो बंदा है ना, ये किसी को भी, जैसे कि बाबर आजम के आप रन देख लो, उसको जिम्बाब्वे बोलते हैं क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बना पाता है। कोई भी अच्छी टीम होगी उसके सामने बदपीट देता है वो, ठीक है। बाबर आजम का क्लेम टू फेम क्या था? बाबर आजम का टोटल क्लेम टू फेम, ठीक है, उसके स्टैट्स अच्छे होंगे बाबर आजम के, पर अगर आप ये जज करेंगे कि कौन सी टीम के खिलाफ उसने बनाया है, बाबर आजम कभी बड़ी टूर्नामेंट में फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा नहीं चला है। जब प्रेशर आता है बाबर आजम कोलैप्स कर जाता है। उसको आप खिलाओ कीनिया के साथ डबल सेंचुरी, आप जिम्बाब्वे के साथ खिलाओ 145, क्या स्क्वायर ड्राइव है यार, क्या स्क्वायर कट मारता है वो, ऑफ साइड पे क्या खेलता है बाबर आजम, ओ हो। लेकिन एक बार क्वालिटी फास्ट बॉलर सामने आ जाए बाबर आजम टाइम। अब देखो मैं आपको यही बात बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, आप देख लेना। बाबर आजम को ऊपर पहुंचाने का पीआर मशीनरी ने क्या करा? जो पाकिस्तान की जो पब्लिक रिलेशंस वाली फर्म्स होते हैं, जो बाबर आजम को मैनेज करता है, उसने बोला कि बाबर आजम को मिलाओ विराट कोहली से। बाबर आजम की सीधा तुलना जो है, उसका जो कंपैरिजन है, आप सीधा का सीधा उसका कंपैरिजन करो आप विराट कोहली। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जब हम लोग जोर जोर से बोलेंगे और ट्वीट करेंगे, इंडियंस इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। बाबर आजम अगर पास हो गया टेस्ट में तो हम बोलेंगे देखो हमने बोला था विराट से अच्छा है, और फेल हो गया फिर भी बदनाम हो गए तो नाम ना होगा। ये पाकिस्तानी पीआर ने उसको बोल दिया कि बाबर आजम बेटर या विराट कोहली। फिर वो यूट्यूबर जो लोगों के मुंह के अंदर माइक डाल देते हैं, उनको भेजा सड़क पे कि बेटा जाके सबसे पूछो बाबर आजम बेटर है कि विराट कोहली। जबकि सबको पता, जो सवाल पूछ रहा है उसको भी सच पता है, एंड विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपना काम वाम करके बैठ गया कोने पे और उसने बोला ठीक है यार, दिस इज माय कंट्रीब्यूशन, कहानी खत्म हो गई। अब ये जो ईसानुल्लाह जो भी है इस बंदे का नाम, अब इसने क्यों कंपेयर करा? क्योंकि अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, जो रिसेंट एशिया कप हुआ था, मैन ऑफ द सीरीज था वो, छोड़ के फाइनल हर एक मैच में उसने धुआं करा है। अब इसने बोल दिया, अब इसकी पीआर मशीनरी ये बोलेगी कि देखना अगली बार मिलेंगे तो आउट कर देगा बस। अब ये अच्छा, अभिषेक शर्मा जवाब भी नहीं दे रहा। आपने कभी देखा विराट कोहली को जवाब देते हुए बाबर आजम को? कभी नहीं। अमीर आदमी है यार वो,
गरीबों के मुंह तो नहीं लगेगा। वो किसी के मुंह नहीं लगेगा यार, वो विराट कोहली है, उसको मतलब ही नहीं है तुमसे यार, तुम क्या बोल रहे हो, तुम बाबर हो टाबर हो, उसको क्या लेना देना तुमसे। अब ये ईशान उल्ला ने एक और चीज पकड़ ली, इसने बोला कि अब मैं अभिषेक शर्मा, क्योंकि मैं इतना फास्ट बॉल करता हूं, ठीक है ना, वो कह रहा है मैं उसको 4-5 बॉल में आउट कर दूंगा। हाँ 5 से 6 बॉलों में आउट मारूंगा। हाँ भाई, गलत कुत्ता पाल ले बिल्ली पाल ले, गलत फहमी मत पाल। शाहिद अफरीदी भी पाल सकता है तू। हाँ 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 ओके, हाँ गलत फहमी मत पाल। अगर ये बात वकार यूनुस कहता, वसीम अकरम कहता, शोएब अख्तर कहता, मैं मान लेता हाँ ये 4-5 बॉल में अभिषेक शर्मा को आउट कर लेंगे। कल का बच्चा यार, फीते बांधने जूते के आते नहीं तुझे, बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा। पागल पागला है। पागल है। नहीं, अगर ये कहता शोएब अख्तर कि मैं अपने प्राइम में होता मैं इसके विकेट, लोग कहते हैं हाँ यार शोएब अख्तर कर सकता है, ऑब्वियसली। पर शोएब अख्तर कभी ऐसी हल्की बात नहीं करेगा। यही तो जो ग्रेट प्लेयर होता है ना, ग्रेट प्लेयर कभी हल्की बात नहीं करता। उसको पता है ना कि मैं बॉल डालूंगा तो दुनिया देखेगी। हाँ ये कभी भी बात आप कभी भी बोलना वसीम अकरम से, अगर आप सवाल पूछ लोगे शो में कि आप अगर अपने प्राइम में होते, आप यंग होते 25-30 साल के और आप बॉलिंग कर रहे होते और अभिषेक शर्मा को क्या आउट कर लेते, वसीम अकरम कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वसीम अकरम का पेट भरा हुआ है, उसने दुनिया देख ली यार। किसको नहीं आउट उसने किसको यार, उसने सचिन का विकेट फड़का रखा है, अभिषेक शर्मा कौन सी चीज है, ठीक है, वो नहीं बोलेगा कुछ, वो मैच्योर है, उसने दुनिया देखी है। ये नए टैडपोल है, बारिश हुई मेढक निकले टर टर टर, अरे करो यार तुम्हें जो करना करो। चले सर, चलते हैं भाई, चलो ऑल राइट, राम राम भैया। जय श्री राम। मैं तो लेग ब्रेक बॉलर हूँ, नॉर्मल बॉल करता हूँ, मैंने कहा अभिषेक की विकेट देंगे या कुछ करना। आप भी बयान दे, फेमस ही होना है इधर बयान दे के यार, करना तो होता नहीं कुछ। पहले भी तो जितने ये खेले हैं, ये जितने थे ये सारे जितने भी प्लेयर थे, ये पहले बयान देते रहे हैं ना कि हम प्राइम बॉलर हैं, हम जो है वो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, हम तारीख बदल देंगे, हम जो है मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे। बयान तो देते रहे हैं फेमस होने के लिए, और अब ये फेमस होने के लिए एहसानुल्लाह जो है वो आया है, और वो भी फेमस होने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। उसको ये है कि मुझे खिलाएंगे, लोगों की तवज्जो मेरी तरफ होगी, तो कि जी इसने चैलेंज किया हुआ है। खैर वो तो जब खेलेगा, तो अगर कभी सामना हुआ तो फिर पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें जो है हाँकना जो है वो, अली से लगा ले शर्त ना, मैं शर्तें नहीं लगाता भाई, और खास कर जो है वो पता हो कि लंगड़ा घोड़ा, उस पर शर्त नहीं लगानी। तो बहरहाल बाकी जो है अभी बताएंगे हमारे समीर भाई, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत देख रहे हैं आजकल। बड़े न्यूज़ देख रहे पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के हालात के बारे में यही जानते हैं। ये सही है, पाकिस्तान को मैनेज ही मैं कर रहा हूँ कि हालात तो सिर्फ नहीं जानता ना। चले समीर दा रंग उड़ गई। नहीं रंग क्यों उड़ना, रंग नहीं उड़ता मेरा, डोंट वरी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बात करें कि वाकई 2 जमातें हैं पाकिस्तान में, और एक तो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है और एक पाकिस्तान तहरीक तालिबान है। और पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो है वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सभी को पता है। और जो टीएलपी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके जो चेयरमैन है वो साद रिजवी हैं, और ये एक सियासी जमात है, एक मजहबी जमात है पाकिस्तान में। तो इनके अच्छे खासे मेंबर जो हैं वो कौमी असम्बली में भी मौजूद है, मतलब असर व सुख वाली एक जमात पाकिस्तान में मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे हालात कुछ इस तरह से थे कि साद रिजवी जो है उसको पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपने एहतजाज जो है वो नहीं करना, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो इस तरह के अभी हैं कि अभी जो एहतजाज है वो कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस तरह से एक मुल्क की स्थिति बनी हुई है। साद रिजवी जो हैं जी, उन्होंने इस बात को नहीं सुना और उन्होंने एहतजाज जो है वो करने के लिए अपने जितने भी लोग थे उनको लेके निकल पड़े हैं। फिर रास्ते में एंकर पर्सन साद रिजवी जो हैं उनको मिले। एंकर पर्सन जितने भी थे उन सब ने एक ही सवाल उनसे किया है, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि साद साहब, जब आप जानते हैं कि इजराइल और फलस्तीन का अमन मुआहिदा हो चुका है, तो अब जो एहतजाज आप करने जा रहे हैं, ये एहतजाज करने का मकसद क्या है आपका? अब आप क्यों एहतजाज करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मेरे कुछ मुज़ाकरात हैं, मुतालिबात हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ वहां पे जा।
कि चले ठीक है जी। अब हमास जो है वो मेन जड़ है। फ़लस्तीन को सपोर्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की है वो हमास ही है। हमास जो है उसने इन चीज़ों को मान लिया है, जो भी इज़राइल के साथ उनका मुआहिदा हुआ, हमास ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया। 8 इस्लामी ममालिक गए वहाँ पे, 8 इस्लामिक मुल्कों ने वहाँ पे सिग्नेचर किए। 8 में से 1 पाकिस्तान भी मौजूद है और 7 जो हैं वो दूसरे इस्लामिक कंट्री हैं। लेकिन उन 7 इस्लामी कंट्रियों की अवाम ने किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया कि आप क्यों ये मान के आए हैं? क्योंकि सबको पता है कि जब भाई फ़लस्तीन ने इस चीज़ के ऊपर एग्री कर लिया है, इस मुआहदे के ऊपर, फ़लस्तीन का ही ये मसला है, तो किसी तीसरे को क्या ज़रूरत है एतराज़ करने की? तीसरे का तो एतराज़ तब बनता है जब फ़लस्तीन कहे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है जी, मैं नहीं मानता। फ़लस्तीन ने मान लिया। साद रिज़वी जो उनको समझाया गया लेकिन उन्होंने नहीं रुके वो और एहतजाज उन्होंने किया और उसके बदले में बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जानें भी गईं, ज़ख्मी भी हुए और पाकिस्तानी अवाम को भी इसका नुकसान पहुँचा। ये नहीं कि सिर्फ़ साद रिज़वी जो है उनकी जमात को नुकसान पहुँचा। कितने सारे मैंने लोग देखे हैं जो बेचारे बंद रोडें होने की वजह से जिन्होंने कितने ही ज़रूरी काम जिन्होंने जाना था, उनके लिए बड़ी मुश्किलात बन चुकी थी। कितने ही ऐसे मरीज़ थे जिनका हॉस्पिटल पहुँचना ज़रूरी था, उनके लिए बहुत मुश्किलात बनी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, जो भी एहतजाज करे, एहतजाज करना एक जमहूरी मुल्क में हर किसी इंसान का हक है, इसको मानते हैं हम भी। लेकिन उस चीज़ को लेकर अगर जो है वो थोड़ा-सा लिमिट क्रॉस करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर कानूनी कार्रवाइयाँ जो हैं होती हैं। लेकिन हम कानूनी कार्रवाई जो होती है उसको भी लिमिटेड कहेंगे। क्योंकि कानूनी कार्रवाई में भी इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी कंट्री की जो भी सरकार है, उन्हें चाहिए कि वो जो भी उसके नागरिक हैं उस कंट्री के, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनकी शराइत को सुने, जो मानने वाली हैं वो मान जाए, जो नहीं मानने वाली हैं, वो बताएँ, अवाम के सामने शो करें कि भई ये चीज़ें जो हैं रियासत को नुकसान देंगी, आने वाले टाइम में रियासत के लिए नुकसानदेह हैं और इसलिए रियासत इन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, आपकी इन चीज़ों को नहीं माना जा सकता। कोई तरीकाकार होता है, उस तरीक़ेकार को नहीं अपनाया गया जिसकी वजह से अमन वाला एक जो माहौल बना हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ और काफ़ी सारी जो कीमती जानें हैं, वो गई हैं, उनके लिए हम अफ़सोस ही कर सकते हैं। हम यही कहते हैं कि जो चीज़ भी हुई है, वो एक अफ़सोसनाक हादसा हुआ है। इस चीज़ के ऊपर जितना भी अफ़सोस किया जाए कम है। ज़िम्मेदार अब कहें कि साद रिज़वी है, सरकार है, तो इसमें से कोई भी डिसाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर देखा जाए, तो दोनों ही चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे ठीक ही होंगी। तो हम तो ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ें हमने देखनी है, हमने उनके ऊपर डिस्कस करना है कि भई इस तरह से नहीं होना चाहिए। साद रिज़वी को जब एंकर पर्सन कह रहे हैं कि आप ना करिए तो उनको चाहिए था रुक जाना। अभी इतनी सारी जानें गई हैं और जो एक्शन हुए हैं, वो भी हम उस चीज़ को भी ठीक नहीं मानते, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर मुज़ाकरात नहीं भी करने थे तो उस एहतजाज को ख़त्म करने के, मौखर करने के कोई और तरीक़ाकार जो है, वो अपनाना चाहिए था। उसके बाद एक न्यूज़ इन्होंने दी है जी अरशद नदीम की। ये बात तो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में अगर कोई भी काबिल इंसान जो है ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो चाहे कितना ही काबिल क्यों ना हो। अब अरशद नदीम जो है, इसने अगर मेडल जीता है, मुल्क पाकिस्तान के लिए जीता है ना, नाम किसका बना? पाकिस्तान का बना, गोल्ड मेडल लेकर आया। मेडल जीतने के बाद उसको जो चीज़ें कही गई कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो सरकार की तरफ से मिलेंगी। उसमें कुछ प्लाट हैं, कैश मेरे ख़्याल में उसे मिल गया और प्लाट जो हैं वो उसे नहीं मिले, तो उसने माँगे होंगे तो इस चीज़ को लेकर उसका कोच जो है, उसका ही मकुट हक दिया इन्होंने, उसको ही ख़त्म कर दिए। अब कोच ही नहीं रहेगा तो अरशद नदीम जो है, उसकी क्या वक़्त है, वो कैसे जो है वो आगे बढ़ पाएगा? समझ लें कि उसका फ्यूचर जो है ना, वो एक किस्म का ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कोई भी काबिल इंसान अगर कोई है, तो उसका फ्यूचर जो है महफ़ूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना वो बड़े आपने ना खामोशी से रहना है, बड़े ध्यान से रहना है यहाँ पे। अरशद नदीम जो है, वो थोड़ा-सा बोलना-चालना उसने शुरू कर दिया था। मीडिया के ऊपर उसने बयानात भी दिए हैं कि मुझे मेरा अभी हक जो है वो पूरी तरह से नहीं मिला। इन चीज़ों को भी सीरियस लिया गया। अभी अरशद नदीम जो है वो जीता तो नहीं है, वो मेरे ख़्याल में 9वें नंबर पर बाहिर हो गया है, लेकिन काबिलियत उस लड़के में मौजूद है क्योंकि वो नीचे से उठ के ऊपर आया है, बिना किसी सपोर्ट के। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग एक गेम खेलने वाला बच्चा था, वो बेचारा अपने जो है अखराजात करके तो जापान में गया, उसने वहाँ पे गेम खेला और जीता वो। तो वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर था, लेकिन उस बेचारे की स्थिति ये थी कि बिना किसी सपोर्ट के वहाँ पे पहुँचा। वो कह रहा है मुझे ये नहीं पता था कि मैंने पाकिस्तानी करेंसी जो है
वो कन्वर्ट करवा के यहाँ पे आना है, मतलब वो बिल्कुल भी कोई गाइडेंस ही नहीं था। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टैलेंट जो है वो कैसे प्रमोट हो सकता है और कैसे आने वाली जो जनरेशन है उसको सीख मिल सकती है, कैसे कहा जा सकता है जी कि आने वाले टाइम में कोई किसी को आइडियल चुनेगा या कोई कहेगा कि मैं फलां बंदे की तरह बनना चाहता हूँ। यहाँ पे हालात ही इस तरह के नहीं है। नीरज चोपड़ा की अगर बात करें भाई, वो एक बड़े अच्छे कंट्री में रहते हैं और आला ज़र्फ़ लोग हैं वो। अरशद नदीम जीता था, मेडल लेकर वो आया था। नीरज चोपड़ा जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, एप्रिशिएट किया था। नीरज चोपड़ा की जो माता हैं, उन्होंने बाकायदा मुबारकबाद दी, उन्होंने एप्रिशिएट किया अरशद नदीम को। इस तरह के जो बड़े लोग होते हैं, वो इसी तरह के काम करते हैं। अब विराट कोहली को देख लेना आप, कि बाबर को उसके साथ कंपेयर किया जाता है, कोई स्टेटमेंट नहीं आता उसकी तरफ से। वो अपना लेवल ही नहीं समझता। जो काबिल लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, जो समझते हैं कि उनमें काबिलियत मौजूद है, वो अपनी काबिलियत शो करने के लिए मुँह से बातें नहीं करते। वो अपनी काबिलियत अपने टैलेंट से शो करते हैं। पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर आप देख लें, बातों में शेर हैं और जब ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर ढेर हैं, फिर ज़ीरो हैं, फिर कुछ भी नहीं है। यही हालात है। और इंडियन टीम की अगर बात करें तो जितने भी प्लेयर हैं वो भई अपने बल्ले से ये साबित करते हैं, अपने टैलेंट से ये साबित करते हैं कि वो प्लेयर हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एहसानुल्लाह ने स्टेटमेंट तो दे दी है कि अभिषेक शर्मा जो है जी, उसको मैं 5-6 बॉलों में आउट करूँगा। लेकिन अभिषेक शर्मा जो है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्योंकि वो जानते हैं कि भई ये इसने एक शोषा छोड़ा है। इसने फ़ेम पाने के लिए ये जो है एक बयान दे दिया, तो ठीक है। आज जो प्रीमियम बॉलर आते रहे हैं, अगर अभिषेक शर्मा का वो लेवल नहीं है तो एहसानुल्लाह फिर क्या है? एहसानुल्लाह तो कुछ भी नहीं। हुँ। गुड हो गया। बहरहाल जी, बातें इनकी ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं और यही हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू ही है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है और जि जहाँ तक देखा जाए टीएलपी की ज़्यादा ज़ाहिर है इसमें ज़िक्र हुआ है और टाइटल भी टीएलपी का ही है, तो उसके बारे में पहले बात करेंगे। टीएलपी और टीटीपी का उन्होंने फ़र्क भी बता दिया है। टीटीपी तो जिसको हम भी जो है वो टेररिस्ट जमात ही समझते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनका तो हमने कहा भी है कि पाकिस्तान को मक्कू ठपना चाहिए उस टीटीपी का। वो तो जहाँ पे भी हों छुपे हुए उनको मारें, वो तो है ही टेररिस्ट जमात। और रही टीएलपी की बात, टीएलपी के खिलाफ भी हम वीडियो में बोलते रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। क्योंकि वो एक कट्टर जमात है भाई, क्योंकि सर तन से जुदा ये वो मतलब बगैर तहकीक किए, बगैर सबूत इकट्ठे किए किसी को भी मार देना और फिर उसको जो है सपोर्ट करना, ये तरीके लबैक जो है वो ये काम करती रही है और उस चीज़ को जो है वो मैं पहले भी जो है वो तरीके लबैक को गलत ही कहता रहा हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। चीज़ ये होती है कि एक चीज़ जो किसी पे अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसके खिलाफ सबूत हों, अदालत जो है वो लेके जाएँ, कानून बना हुआ है। तो उस कानून के तहत जो है उसको सज़ा दिलाई जाए, ना कि खुद जो है वो जज बन जाए या खुद जो है सारा कुछ बन जाए। उस लिहाज से जो है मैं टीएलपी के खिलाफ था। तो उस चीज़ के खिलाफ मैं आज भी हूँ इन लोगों के, कि टीएलपी के ये जो बिना सबूत इकट्ठे किए किसी को भी मार देना, किसी को भी जला देना और ये कोई मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज जो है वो जो टीएलपी के साथ हुआ है, जो उनके ऊपर जो है वो गोलियाँ चलाई गईं कल रात को, कल सुबह के टाइम सहरी टाइम जो है वो गोलियाँ चलाई गईं, बख्तरबंद गाड़ियाँ ऊपर चढ़ाई गईं। वो सारी वीडियो भी पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे, वो उधर से ही हमने देखी, हम वहाँ पे तो नहीं थे, लेकिन हमने उधर से ही देखी हैं। तो वो बहुत गलत हुआ है। मैं परसों या मेरे ख़्याल में 3 दिन पहले जो वीडियो हमने बनाई थी, उसमें भी टीएलपी का वो प्रोटेस्ट का ज़िक्र हुआ था, तो उस वक़्त भी हमने यही कहा था कि अब इज़राइल और फ़लस्तीन जो है वो उनका आपस में मुआहिदा हो चुका है, तो अब जो है वो टीएलपी को नहीं निकलना चाहिए था, टीएलपी को घर बैठना चाहिए था। और लेकिन अगर वो निकल ही चुके हैं तो किसी और तरीके से उनको हैंडल किया जाता, उनको जो है वो गोलियाँ मार के सीधी जो है वो हैंडल करना ये गलत है। ये तरीक़ाकार बहुत गलत है, ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको सीधे-सीधे फायर मारना। वो कौन है यार? वो है तो पाकिस्तानी। अब पुलिस वाले भी कितने ज़ख्मी हुए हैं, वो कौन है? वो भी पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान ही पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। बात इनकी ठीक है कि गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन अवाम जो है वो कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अगर कहेगी तो इज़राइल को मारना है, अगर नहीं तो नहीं मारना। अवाम जो है वो ज़ाहिर है फ़लस्तीन के हक़ में बोलती है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा सकती। आवाज़ उठाएँगे तो ऐसे ही कुचली जाओगे।
तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस टाइम जो है वो मुआहदा हो चुका था ना। इस टाइम टीएलपी का जो ये जलसा लेके निकल रहे थे वो गलत था। हाँ, पहले निकलते तो फिर एक अलग बात थी कि जो उस वक़्त जो है वो ये सारा कुछ हो रहा था। तो लेकिन अभी तो मुआहदा हो चुका था, अमन मुआहदा हो गया है, कि फ़लस्तीनी अपने घरों को लौट रहे हैं, सारा कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर उसके बाद जो है वो एहतजाज रखना या एहतजाज हालाँकि पहले तारीख रखी गई, चले मानते हैं, लेकिन उसको मनसूख कर देना चाहिए था उसी वक़्त। जब पता चल गया कि अमन मुआहदा हो गया, तो ख़त्म कर देना चाहिए था एहतजाज, या अगर एहतजाज करते भी तो लाहौर में अपना वो तकरीरें कर लेते, जो भी करना था, और उधर ही जो है वो बस कर देते, आगे ना लेके आते उस चीज़ को। लेकिन वो आगे बढ़े और गवर्नमेंट ने उनको रोकने का जो तरीका इस्तेमाल किया वो गलत है। उसमें गवर्नमेंट की भी गलती कहेंगे हम कि जो रोकने का तरीकाकार इस्तेमाल हुआ है वो बहुत गलत है। किसी पे भी गोली नहीं चलानी चाहिए थी और बाकी जो हुआ है कि तकरीबन कुछ सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है कि 280 जो हैं वो लोग इसमें जो है वो शहीद हो चुके हैं। कुछ पुलिस वाले जो हैं वो हो चुके हैं और 1900 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं, ये सोशल मीडिया पे ही आ रहा है। और न्यूज़ में तो ख़ैर मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इतना दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन ये सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। और कुछ कह रहे हैं जी 500 से ज़्यादा जो है वो अभी जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये अभी नंबरिंग जो है वो नहीं पता करेक्ट। और कुछ जो हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ़ 100 हुए हैं, कुछ 150 कह रहे हैं, कुछ 70 कह रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ नंबरिंग चल रही है। लेकिन एक बंदे की भी जान जाना यार, वो जान तो गई है ना। चाहे एक की जाए, चाहे जितनी की भी जाए, नंबरिंग एक अलग चीज़ है। और ये इस तरह रोकना, इस तरह जो है प्रोटेस्ट को ख़त्म करना, मतलब उस एहतजाज को गोलियाँ चला के ख़त्म करना, ये तरीका ठीक नहीं है। कोई और तरीका होता, मुज़ाकरात होते, मुज़ाकरात कर लेते, बैठ के बात कर लेते और बात को ख़त्म करने की कोशिश करते, तो वो मेरे ख़्याल में बेहतर था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो सहारा लिया ये गोलियों का, वो उस लिहाज से गवर्नमेंट गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब अमन मुआहिदा हो गया है तो उस लिहाज से जो है वो टीएलपी गलत है। और दूसरी रही बात जो गोली लगी है साद रिज़वी को, अब न्यूज़ में तो यही दिखाया जा रहा है कि जी पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि जी गोलियाँ नहीं लगी। वो वैसे ज़ख्मी हुआ है और जो है वो बेहोश हुआ था। लेकिन जो सोशल मीडिया पे ये टीएलपी वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 3 गोलियाँ लगी हैं। अब क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो जब मंज़र आम पे आएगा साद रिज़वी, जो कि टीएलपी का जो बॉस है, तो वो अगर जब मंज़र आम पे आएगा, सामने आएगा, कोई वीडियो रिकॉर्ड करेगा या वो बताएगा, तो तभी पता चलेगा कि उसको कितनी गोलियाँ लगी हैं और कहाँ-कहाँ गोलियाँ लगी हैं, बचा भी है कि नहीं, अभी तक तो ये भी डाउट है लोगों को। तो लेकिन अभी मंज़र आम से दोनों भाई जो हैं वो गायब हैं, अंस रिज़वी भी और साद रिज़वी भी। तो वो दोनों गायब हैं, वो अभी तक किसी के सामने नहीं आए कल के। तो इसलिए जो है वो कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं है अभी। बाकी जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। चाहे पुलिस वाले मरे हैं, चाहे वो आम अवाम जो है वो जो प्रोटेस्टर थे वो मरे हैं। दोनों जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है। अब मुझे ये एक और चीज़ है ना, अब देखें कि जिस तरह अगर इस तरह अगर ज़ुल्म करती रहेगी गवर्नमेंट, तो इस तरह तो जमातें जो है वो रेडिकल होती और ज़्यादा रेडिकल होती जाएँगी। मतलब कि वो कह लें कि हथियार उठाने पे मजबूर हो जाएँ, तो फिर एक अलग ही तंज़ीम एक बन जाए पंजाब में, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, एक तंज़ीम बन जाए जिस तरह बलूचिस्तान में बीएलए बन गई। वो भी इसी तरह बन गई, कोई 1-2 उनका मतलब गायब हुआ तो वो बन गई और उसके बाद उन्होंने हथियार उठा लिए और जो दूसरी बाहरी ताकतें थी उन्होंने फ़ायदा उठा के जो है उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हो अब क्या पता कि ये पंजाब में भी ऐसी कोई तंज़ीम बन जाए, तो फिर मतलब कि ये सिविल वार की तरफ भी जा सकता है, तो ये मसले का हल नहीं था गोलियाँ चलाना। इसको एक तरीके से हल करते, ये सारा कुछ जो है सुकून से हल हो जाता तो बेहतर था। और अभी लेकिन हो चुका है, बहरहाल देखते हैं अब आगे क्या होता है और आगे मामलात ज़्यादा ख़राब ना ही हों तो बेहतर है। यहीं पे थम जाए सब कुछ, क्योंकि अगर मामलात ख़राब होंगे तो पाकिस्तान का पूरे का जो है वो हमारा भी बीच में जो है वो यकीन करें सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। हम कहीं पे भी आज जा नहीं सकते, 1 हफ़्ता हो गया है रोडें बंद हैं, अभी कल ओपन हुई हैं थोड़ी-सी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। मरीज़ नहीं जा सकते आगे, बंदे वैसे मर रहे हैं,
खाने की चीज़ें जो हैं वो जो 100 रुपए की थी वो 500 की मिल रही है सब्ज़ी अब। तो वो सारा कुछ महँगा हो चुका है अब, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर। ये यहाँ पे ऐसे मतलब हालात हो चुके हैं। सिर्फ़ 1 हफ्ता जो है वो 4-5 दिन जो है वो बंद रहा है, आ जा नहीं सका मेन पे। तो ये हालात हो गए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हालात ना ही ख़राब हों तो बेहतर है कि ये मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे और वैसे भी वो अफ़गानिस्तान के साथ उधर जंग जारी है, इधर बीच में भी हालात जो है वो ख़राब हो जाएँ तो काम ख़राब हो जाएगा। और बाकी अभी अरशद नदीम जो है वो वाक़ई वो एक अलग है कि उसने अपने बलबूते पे जो है वो सारा कुछ किया और वो गोल्ड मेडल जीता। और मैं तो यही मशवरा दूँगा कि वो किसी और मुल्क के से जो है वो किसी और मुल्क की तरफ से खेल ले, किसी और मुल्क में चला जाए, दुबई में चला जाए या किसी और अरब अरब मुल्क में चला जाए, तो वहाँ से उनकी तरफ से वो खेले ओलंपिक, तो उनको गोल्ड मेडल जो है वो लेके दे। तो उसकी ज़्यादा मेरे ख़्याल में वहाँ पे कदर भी होगी, इज़्ज़त भी होगी और सारा कुछ होगा। पैसा भी होगा, शोहरत भी होगी। तो पाकिस्तान तो कदर नहीं करता, चलें वो कदर कर लेंगे। और उसके अलावा बाकी ये क्रिकेट की बातें हुई हैं। मैं कुछ नहीं किया। नहीं, वो एहसानुल्लाह की वही पहले बात कर ली है। वो और है ही नहीं कुछ। तीन नहीं ज़्यादा टीटी असल टीएलपी की बात हुई है ना। 3 ही पॉइंट थे, तीनों पे हमने बोल दिया। नहीं, नहीं मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो क्रिकेट की बात मैं जो करने लगा था ना वो शोएब अख्तर और वसीम अकरम की इन्होंने बात की है। तो वो मैं कह रहा था कि वही रह गई है, वो ये करेगा। कर दें जहाँ पे इतनी कर नहीं, नहीं वो आप दें। करें। ये कौन सी नहीं वो क्रिकेट आप भी कर सकते हैं ना, क्रिकेट को ज़्यादा आप जानते हैं। बहरहाल ये जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं उनको फिल वक्त मेरे ख्याल में इन माय ओपिनियन वो हम जो है डीप डाउन नहीं छेड़ सकते। रियलिटी बोले तो आप समझ सकते हैं एक अरसे से आप जो है हमारी वीडियोस देख रहे हैं और कुछ चीज़ें वो सुहेल खान जो है वो उनका डायलॉग है, कुछ बातें करने की होती है, कुछ बातें नहीं करने की होती। तो यहाँ पे कुछ बातें नहीं करने की तो वो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी तो सब जानते हैं। बहरहाल वो एक सिलसिला शुरू है और मैं चाहता हूँ कि जो है अमन व अमान जो है वो हो जाए और सिचुएशन स्टेबल हो जाए और ये चीज़ें जो हैं ये थम जाएँ, क्योंकि वन साइडेड जो है वो चीज़ें चल सकती हैं। जब 2 डोर ओपन होते हैं दोनों तरफ से तो भाई आपको नुकसान बड़ा ज़्यादा होता है और ये ऐसा है कि इसकी छाप जो है आने वाले वक़्त तक नज़र आएगी। जब भी ज़िक्र होगा तो भाई इन चीज़ों को जिस तरह की सिचुएशन हुई है, आपने वीडियो क्लिप और वो इन्फॉर्मेशन सारी देखी होगी ऑन इंटरनेट। और जहाँ तक इन्होंने बात की अरशद नदीम की और उनकी और कहा कि अच्छा प्लेयर था, उनका पुराना क्लिप चलाया और तो भाई यहाँ पे अरसलान ऐश एक बार फिर जीत गया है 2025 का। अब वो अपने बलबूते पे फिर अगेन, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई ख़ास कुछ, मतलब वो लड़का फिर जीत गया। और वाक़ई इन्होंने बात ठीक की, इमरान खान की, अरशद नदीम और मतलब और भी बहुत सारे लोग इन्होंने जो है गिनवाए हैं और भी हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं है इन रियलिटी। पाकिस्तान में अजीब-सी सिचुएशन है कि आप 2 नंबर किस्म की हरकतें करें, आप चवलें मारें, गालियाँ निकालें, क्रिटिसिज़्म अनोखे तरीके से करें, गाली-गलौच और उस वाला, मतलब फैमिली तक। तो फिर आपको एप्रिशिएट किया जाएगा, आपको सराहा जाएगा, आपको ऊपर लाया जाएगा, आपको कहेंगे बंदे जी पैसा कमा रहा है, टैलेंट है ये वो। और जब आप कोई काम की बात करेंगे और आप मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे और एप्रिसिएशन एक बार मिलेगी, दूसरी बार आपको पाँव के नीचे दबाया जाएगा कि ये किधर सर उठा रहा है, हमने सिर्फ एप्रिसिएशन दी है बच्चे, आपको आगे नहीं लेके आए। अरशद नदीम के साथ भी सेम सिचुएशन हुई है। अरसलान ऐश उसने बिल्कुल ठीक किया है, उसने पहले से स्ट्रगल कर ली है, पहले से उसे पता चल गया कि भाई अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना है, खुद सेल्फ मेड चीज़ें जो हैं वो करनी है। तो उसने पहले ही अपना ज़हन बना लिया, अभी फिर वो जीत गया है। तो अभी ये पाकिस्तान क्रेडिट लेके ओ हो! हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने सीने पे जो है वो फ़ख्रिया शर्ट पहने या झंडा लगाए कि कहे कि आई एम पाकिस्तानी, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो फिर भाई वो अलग बात है, वो उसकी सेलिब्रेशन बनती है। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया, कोई भी कह लें कि हिस्सेदार नहीं है इसमें और उस अकेले बंदे ने खुद अपने बलबूते के ऊपर वो किया है। तो एप्रिसिएशन उसे नहीं मिलेगी और उसे भी पता चल गया है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहा है। अरशद नदीम को भी चाहिए कि भाई जो है अगर कोई और कंट्री उसे अप्रोच करती है तो वेल एंड गुड, गो अहेड, जाना चाहिए और
भाई रिप्रेजेंट करना चाहिए इन कंट्री को। आपका नाम भी होगा, फेम भी होगी, पैसा भी होगा, तीनों चीज़ें मिलेंगी आपको। और विराट कोहली का उन्होंने कहा कि एप्रिशिएट, वो बाबर आजम का उस वक़्त ऊपर गया एरा और उस एरा में वो नीचे आए और आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो विराट कोहली ने मेरे ख्याल में ट्वीट किया था कि अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में और कीप इट अप। मतलब अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे दिन जो हैं वो आएंगे दोबारा वापस, लेकिन कोशिश करते रहो। लेकिन उसकी कोशिश में और बाबर आजम की कोशिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इन चीज़ों के लिए, क्रिकेट के लिए, कि जब तक क्रिकेट खेल रहा हूँ सेक्रीफाइस करूँगा। जब क्रिकेट छोड़ देगा उसके बाद वो खाए अपनी उस ज़िंदगी को, हालांकि इसमें रहते हुए भी इंजॉय कर रहा है। लेकिन बाबर आजम ने कंसिस्टेंट जो है वो अपने आप को नहीं रखा, पेट और बढ़ा लिया और खाने खाते रहे, मरी में बैठे हुए पता नहीं बिरयानी और क्या-क्या ऑर्डर कर रहे थे। मतलब फिर भाई फ़र्क तो होता है, फिर आप कंपैरिज़न करते हैं परफ़ॉर्मेंस के ऊपर भी, फ़िटनेस के ऊपर भी, वो उस लेवल का नहीं है। तो बाकी यही बातें थी और यही चीज़ें थी, बाकी अभिषेक को आउट करेगा या नहीं करेगा, वो भाई ग्राउंड में बयान दिया करे। ग्राउंड में जब आप कर लें तो फिर बोलें, जो है कमेंटेटर आपको पूछ रहा है तो फिर बोलें कि हाँ, अच्छी बैटिंग करता था उसने की, लेकिन इस बार मेरे सामने आया तो मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई और उसके थ्रू मैंने इसके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक किया और मैंने आउट कर दिया। ये बनता था और आप एप्रिसिएशन के काबिल भी होंगे, लोग आपको एप्रिशिएट भी करेंगे कि आपने करके दिखाया है। और इन्होंने करना कुछ नहीं होता, पहले ही बड़ी-बड़ी जो है हाँक देंगे और उसके बाद इन्होंने करना 0.0000% करना होता है। तो बहरहाल यही चीज़ें हैं, बाकी इन्होंने बोल दिया। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़, पीस।